आज बात करते हैं ऑथर पोजीशन एंड ऑथर रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। मैं एक रिसर्च पेपर पे काम कर रहा हूँ, मेरे साथ 3-4 स्टूडेंट हैं एंड फैकल्टी मेंबर भी इन्वॉल्व हैं। तो एक प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो रहा है एज ए आउटकम्स में एक रिसर्च पेपर हम सब मिल के सबमिट करने के लिए जा रहे हैं। दैट टाइम वी नीड टू डिसाइड कि कौन फर्स्ट ऑथर होगा, कौन सेकंड होगा, कौन थर्ड होगा, कौन लास्ट ऑथर होगा, कौन कॉरेस्पॉन्ड करेगा। एंड इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट कि उसका वेटेज ऑथर पोजीशन जो हम अभी डिसाइड कर रहे हैं उसका वेटेज है सबके साथ। तो उसके बारे में आज बात करते हैं। बिकॉज इफ आई एम डूइंग PhD और आई एम इन बीटेक और लेट्स से आई एम डूइंग मास्टर और अंडर ग्रेजुएट पे भी हूँ, तो अगर मुझे नॉलेज है देन ओनली इन सम केसेस, जैसे कि यहाँ मैं बता रहा था कि एक प्रोजेक्ट पे फैकल्टी इन्वॉल्व है, फैकल्टी आर गाइडिंग यू, तो उनको हम कम से कम बोल पाएंगे कि नहीं सर मुझे रहना है फर्स्ट ऑथर पे एंड यू कैन कॉरेस्पॉन्ड इट। तो पहले तो हमको नॉलेज होना है। क्यों मैं ऑथर पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूँ? बिकॉज एज ए यंग रिसर्चर यू नीड टू प्रोटेक्ट योर राइट और साइंटिफिक राइट, जो कि आप एज ए काम जो पब्लिश करने के लिए जा रहे हो, जो कि अपना एक प्रोफाइल रिफ्लेक्ट होगा बाद में एज ए रिसर्चर और लेट्स से एज ए साइंटिस्ट इन फ्यूचर, जो भी आपका पब्लिकेशन होगा तो वो आपका साइंटिफिक परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करेगा। सो इफ यू नो दिस वेटेज देन ओनली यू कैन एबल टू टॉक, एटलीस्ट यू कैन रिक्वेस्ट। जहां पे नहीं हो पा रहा है वो अलग बात है, क्योंकि मैंने देखा है कहीं कहीं पे स्टूडेंट दे आर वेरी एक्साइटेड, दे आर शेयरिंग देयर वर्क एंड दे डू नॉट नो कि उनको सेकेंड और थर्ड प्लेस पे रखा गया है। फैकल्टी इन सम केसेस टेकन द फर्स्ट प्लेस, मतलब फर्स्ट प्लेस पे स्टूडेंट नहीं है। दो I may not be right और मैं गलत भी इंटरप्रेट कर रहा हूँ, बट इन फ्यू केसेस आई हैव सीन जहाँ पे स्टूडेंट का काम शायद फैकल्टी फर्स्ट पोजीशन पे क्लेम करके पब्लिश कर लिए हैं एंड स्टूडेंट आर अनअवेयर ऑफ इट, मतलब पता नहीं है, इवन नोइंगली भी हो सकता है, बट दैट्स व्हाट, इफ यू नो इट देन एटलीस्ट यू कैन ट्राई टू प्रोटेक्ट योर राइट और साइंटिफिक राइट, और जो भी आपका साइंटिफिक हम यहाँ पे अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी हम बात करें वो भी है। तो आज बात करते हैं इस पोजीशन के बारे में। तो स्लोली यू विल कम टू नो व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट। अभी क्या हुआ है, स्कूपर्स एंड वेब ऑफ साइंस पे भी ऑथर पोजीशन इंटीग्रेट हो चुका है। आप अगर फ्री लुकअप पे भी जाओगे तो आपका ऑथर पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज शो कर रहा है। दैट मीन्स व्हाट, आप देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑथर पे मेरा जो भी मान लेते हैं 181 पब्लिकेशन है, फर्स्ट ऑथर पे 14% मेरा पब्लिकेशन है, लास्ट पे 30% है, को ऑथर पे 51 है, कॉरेस्पॉन्डिंग पे 15 है, सिंगल ऑथर 1% है। दैट मीन्स फर्स्ट, लास्ट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग छोड़ के बाकी जो ऑथर पोजीशन है इट इज नेम्ड एज को ऑथर। तो आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मान लेते हैं, एक में 10 हैं ऑथर, तो लास्ट ऑथर जो है, लास्ट ऑथर का यहाँ पे भी वेटेज आ रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग का आ रहा है, फर्स्ट का आ रहा है, बाकी को ऑथर परसेंटेज पे आ रहा है। वेटेज नहीं भी हो सकता है, बट एज ए यहाँ पे एक आपका एक आ गया है कि इस पोजीशन पे रहोगे तो इस हिसाब से डिवीजन हो रहा है एंड दैट माइट बी काउंटेड एज सम सॉर्ट ऑफ वेटेज जब पब्लिकेशन आप कर रहे हो। एंड अगर आपका प्रोफाइल और कोई व्यू कर रहा है, आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हो, सो दे माइट लुक इनटू योर स्कूपर्स एंड वेब ऑफ साइंस पोर्टल, ना कि आपका रिज्यूमे पे देखेंगे कि आपने कितना पेपर पब्लिश किया है। आपका ऑथर कंट्रीब्यूशन क्या है वो भी मैटर करेगा इन फ्यूचर एंड इवन नाउ इट इज ऑल्सो व्हेन यू अप्लाई दे माइट आस्क यू कि फर्स्ट ऑथर पे आपका कितना पेपर है, सिंगल ऑथर पे कितना है, वेदर यू आर इन द लास्ट ऑथर और को ऑथर, तो उस हिसाब से दे डिवाइडेड द मार्क जो बेसिस पे और APA स्कोर वगैरह आप रिलेट कर सकते हो। तो इसको समझते हैं। तो वेब ऑफ साइंस पे भी जो मैं बता रहा था ये इंटीग्रेट हो चुका है, जहाँ के फर्स्ट, लास्ट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग का यहाँ पे इंफॉर्मेशन बता रहा है, वेटेज बता रहा है और परसेंटेज यहाँ पे बता रहा है। तो उसको परसेंटेज को आप कन्वर्ट कर सकते हो वेटेज के हिसाब से, टोटल पब्लिकेशन जो है आपका। देन ऑथर क्रेडिट क्या है उसको समझ लेते हैं। तो जहाँ पे कि ICMJE मतलब ये है आपका इंटरनेशनल कमिटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर, वो लोग डिफाइन किए हैं कि कौन ऑथर से मतलब कौन ऑथर हो सकता है, क्रेडिट किसको दिया जा सकता है जो ऑथर। तो लास्ट वर्जन जो इशूड हुआ था वहां पे बताया जा रहा है 3 पॉइंट को ध्यान पे रखिए। फर्स्ट थिंग इज, अगर सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन है, मतलब हम 4-5 काम कर रहे हैं
और वहां पे सभी का सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन है इन दैट पर्टिकुलर वर्क, कंसेप्ट कंसेप्चुअलाइजेशन करने के लिए, कंसेप्ट जनरेट करने के लिए, और डिजाइन पे और एक्विजिशन ऑफ डेटा एक्वायर करने के लिए, एंड नॉट कलेक्टिंग डेटा, दैट इज डिफरेंट। यहाँ पे एक्विजिशन ऑफ डेटा बताया गया है। देन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा, उसको एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, देन ड्राफ्टिंग द आर्टिकल, रिवाइजिंग इट थॉरोली, क्रिटिकली, एंड कीपिंग द इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल कंटेंट इंटैक्ट, वो भी मैटर करेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज फाइनल अप्रूवल ऑफ द वर्जन टू बी पब्लिश्ड, तो प्रूफ रीडिंग, ऑल दैट थिंग। तो इसको एज ए बेस लिख के आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन ऑथर हो सकता है। और एल्स अगर मिनिमल कुछ कंट्रीब्यूशन है जहां पे ये 3 पे वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप उनको एक्नॉलेज कर सकते हो एक्नॉलेजमेंट पे भी। तो यहाँ पे सीक्वेंस मैटर करता है बहुत जगह पे, क्योंकि हम बात करते हैं फर्स्ट ऑथर, सेकंड ऑथर, थर्ड ऑथर। अगर मैं इंडियन प्रोस्पेक्टिव पे भी बात करूं, बहुत कोई बात करते ही नहीं है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑथर जो लिख रहा है वो रह रहा है, सेकंड पे लेट्स से जिसका थोड़ा वेटेज कम है उसको रख रहे हैं, थर्ड पे लेट्स से फिर रखेंगे और एक को, लाइक दैट यू नो कि कौन कितना काम किया है। तो यहाँ पे एक तो है डिफरेंट फॉर्मेट है, और आप यहाँ पे इसको एज ए नॉर्म्स समझ सकते हो और स्टाइल समझ सकते हो। सीक्वेंस डिटरमाइंस क्रेडिट, एक SDC बोलते हैं, जहां पे कि सीक्वेंस के हिसाब से आप क्रेडिट और वेटेज डिफाइन कर रहे हो। सो द फर्स्ट ऑथर दस विल बी गेटिंग हायर क्रेडिट, उनको ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू द और लास्ट ऑथर। सेकंड कैटेगरी है इक्वल कंट्रीब्यूशन, EC। अगर उस हिसाब से हम इसको देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे जो हमारा कंक्लूजन के नीचे है हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि ऑल द ऑथर इक्वली कंट्रीब्यूटिंग टू द आर्टिकल, लिस्टिंग ऑल ऑथर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे अगर कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे नाम को लिस्ट किया है एज ए ऑथर, तो आप वहां पे इक्वल कंट्रीब्यूशन EC के तरफ सोच सकते हो कि ऑल हैव इक्वली कंट्रीब्यूटेड, where all the author have made similar contribution to the publication। तो इन थर्ड केस में क्या है, एम्फासिस जो इंपॉर्टेंस दिया गया है वो फर्स्ट एंड लास्ट ऑथर को दिया जा रहा है, एंड तो उसको फ्लेम हम बोल रहे हैं। और एक अप्रोच क्या है, इट इज परसेंट कंट्रीब्यूशन इंडिकेटेड, PCI अप्रोच, जहां पे कि हम बोल रहे हैं कि अलाउज ईच ऑथर कंट्रीब्यूशन टू बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज टर्म यूजिंग वेरियस स्कोरिंग सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होगा, लेट्स से हम यहाँ पे परसेंटेज डिफाइन कर रहे हैं, फर्स्ट ऑथर को हम 50% कंट्रीब्यूशन दिए, सेकंड को हम 30 दिए, थर्ड को 20 दिए, लास्ट को 10 दिए, अगर 4 ऑथर हैं तो वहां पे हम परसेंटेज के हिसाब से उनको एक वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एक स्कोरिंग सिस्टम को डिफाइन करके, एंड दैट हैज टू बी रिटन समवेयर इन द आर्टिकल, कहीं पे लिखा होना चाहिए कि इसका वेटेज ये है। तो चलिए एक पेपर जो हमारा पब्लिश हुआ था रिसेंटली, मैं उसको ही यहाँ पे रेफरेंस पे रख रहा हूँ, जहां पे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑथर एंड ये अगर सेकंड थर्ड ऑथर जो है दे आर शेयरिंग इक्वल कंट्रीब्यूशन। तो हमने यहाँ पे क्या रखा है, दिस ऑथर कंट्रीब्यूटेड इक्वली टू द वर्क एंड आर फर्स्ट को ऑथर। तो कहीं कहीं पे ऐसा सिस्टम है, और द जर्नल ऑल्सो विल अलाउ कि आप अपना रख सकते हो ऑथर कंट्रीब्यूशन और मार्क कर सकते हो कि फर्स्ट एंड थर्ड आर इक्वली contributed to the work and they are sharing the first place, first co-author place शेयर कर रहे हैं, even though वो थर्ड पे प्लेस है। तो ऐसा होता है, so because this is in our work, in one of the work where we come to know कि first and third they have contributed more as compared to others, तो यहाँ पे हमने उस हिसाब से उसको रखा था। Let's see responsibility now, क्योंकि हम यहाँ पे पोजिशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इफ यू नो द रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि हम यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्टूडेंट है एंड फैकल्टी है और एक सीनियर प्रोफेसर है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ऑथर पोजीशन। तो फर्स्ट ऑथर अगर है रेफरिंग टू द स्टडीज बाय द फर्स्ट नेम, आप देखो कभी कभी लिखा जाता है जैसे कि मेरा नाम आकाश है तो आकाश ETAL, और विकास है तो विकास ETAL। दैट मीन्स फर्स्ट ऑथर का पोजीशन यू कैन से इन टर्म्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। अगर एक पेपर के बारे में हम रीड कर रहे हैं तो ETAL आ जाएगा फर्स्ट ऑथर के बाद। तो दो द ऑथर अदर ऑथर जो भी हैं वो इक्वली कंट्रीब्यूट किए हैं, बट फर्स्ट ऑथर को एम्फेसिस
और इंपॉर्टेंस ज़्यादा मिल रहा है, वेटेज ज़्यादा मिल रहा है, तो जनरली फर्स्ट ऑथर को यहाँ पे हम वेटेज ज़्यादा दे रहे हैं। एंड अगर स्टूडेंट इन्वॉल्व है एक वर्क पे तो स्टूडेंट को फर्स्ट ऑथर पे रखना चाहिए एथिकली, और एक मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है तो वो रखना चाहिए। कहीं कहीं पे वो नहीं देखने को मिलता है, बट स्टिल आई विल आर्गू कि आपको पता होना चाहिए। अगर फैकल्टी को नॉलेज में नहीं है कि दे नीड टू ऑल्सो गेट स्कोरिंग, उनको भी चाहिए देयर एकेडमिक पॉइंट, दे नीड टू गेट पॉइंट, सो उस हिसाब से कभी कभी वो अपने आप को फर्स्ट पे रखते हैं। बट अगेन एज ए स्टूडेंट ऑल्सो यू विल ऑल्सो नीड टू ऑन द क्रेडिट और पॉइंट। सो इफ यू नो अबाउट दिस यू कैन रिक्वेस्ट टू योर प्रोफेसर और फैकल्टी, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो लास्ट पे यहाँ पे अगर मैं अगर अपना स्टूडेंट मेरे साथ कोई इन्वॉल्व है इन ऑल माई वर्क, आई डू रिकॉल वी इन ए टीम, जब भी हम कोई सीनियर जब भी रहते हैं स्टूडेंट आर देयर, वी नेवर आस्क फॉर द फर्स्ट ऑथर सेकंड ऑथर, दैट वोंट मैटर टू अस बिकॉज वी नो वी आर गाइडिंग। सो हम लास्ट पे रहते हैं, नहीं तो कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सीनियर टीम मेंबर अगर है तो यहाँ पे वो अपने एक्सपर्टाइज के हिसाब से वो गाइड अगर कर रहा है तो लास्ट प्लेस ले सकता है, और ही और सी कैन कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर भी रह सकता है। तो कभी कभी होता है कि एक फील्ड पे दो हैं, मतलब एक प्रोजेक्ट पे दो सीनियर ऑथर हैं, तो एक कॉरेस्पॉन्ड कर सकता है, दूसरा लास्ट पे रह सकता है, वो भी हो सकता है। तो इस पेपर में जैसे कि यहाँ पे ये फर्स्ट पे है एंड ये लास्ट पे है, एंड अब देखो दोनों को हमने यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर बनाया हुआ है, तो दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर इन फ्यू जर्नल्स, वो अलाउ करते हैं को ऑथर को कॉरेस्पॉन्डिंग को ऑथर को कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब दोनों कॉरेस्पॉन्ड कर सकते हैं दैट आर्टिकल को, द फर्स्ट एंड लास्ट और द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर जो है। और कहीं पे सिंगल कॉरेस्पॉन्डिंग रहते हैं, और मान लो और एक सीनियर है तो हम उस पोजीशन पर रहेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ एंड देयर इज ए नीड, एक यूनिवर्सिटी का अगर नीड है कि एक स्कॉलर को फर्स्ट भी रहना है, कॉरेस्पॉन्ड भी करना है, तो इन दैट वे यू कैन डू इट, तो दैट इज पॉसिबल। फिर आपको समझना होगा जर्नल गाइडलाइन भी एक बार देखना होगा, कहाँ पे कौन सा अलाउ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। यू ऑलवेज चेक, आप उनको पूछो दैट देयर इज नीड टू गिव दिस पोजीशन टू दैट, एंड आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो एंड दे विल गेट बैक टू यू। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर जब हम बोल रहे हैं उनका रोल के रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में व्यूज अलग अलग होता है। एक सीनियर प्रोफेसर को रहना चाहिए जो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, कहीं पे बताया जाता है कि जो फर्स्ट है वो ही कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए, सो व्यूज आर डिफरेंट। तो यहाँ पे भी वही हम बात कर रहे हैं, एंड दिस फंक्शनलिटी में भी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस भी हो सकता है। मोरओवर मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, अगर मान लो कोई रीडर पढ़ रहा है आपका पेपर, कुछ डेटा चाहिए, कुछ आपको कुछ क्वेरी है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर जो ईमेल आईडी मेंशन होगा उसको मेल लिखेगा और पूछेगा। तो यू नीड टू नो कि काम की पूरा डिटेल में आपको नॉलेज होना चाहिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर रह रहा है, सो दैट ही और सी कैन एबल टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। समटाइम्स हाउएवर इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द सीनियरिटी, तो दैट इज देयर, सो दैट यू कैन डिसाइड जहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर आप यूनिवर्सिटी का अगर रूल कुछ है कि आपका नीड कुछ है, और आप अगर आपका सीनियर प्रोफेसर इन्वॉल्व है तो यू कैन रिक्वेस्ट और यू कैन आस्क देम टू कॉरेस्पॉन्ड इट एंड यू कैन टेक द फर्स्ट प्लेस, तो वो एक है। एंड जैसे कि मैंने बताया था, अगर एक लेबोरेटरी में अगर और दो डिफरेंट लेबोरेटरी में सीनियर प्रोफेसर इन्वॉल्व है इन वन प्रोजेक्ट, तो एक को आप लास्ट पे रख सकते हो, दूसरे को आप कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन भी दे सकते हो, वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि हमने कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर, आप देखो यहाँ पे हम दो हैं, तो लास्ट जो मोर सीनियर है हम यहाँ पे है, फिर मैं हूँ, और दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग को ऑथर एज ए कॉरेस्पॉन्डिंग हमने उसको इक्वली शेयर किया है, तो दैट इज पॉसिबल। नंबर ऑफ ऑथर, क्या ये मैटर करता है? उतना मैटर नहीं करता है। देयर इज नो सच रूल अबाउट दिस कि एक पेपर में कितना ऑथर रहना चाहिए। कहीं कहीं पे डिबेट होता है कि नहीं 4-5 से ज़्यादा ऑथर नहीं रहना चाहिए, कहीं पे नहीं 3-2, सो देयर इज नो सच रूल। अगर एक प्रोजेक्ट पे 10 काम कर रहे हैं इक्वली दे आर वर्किंग तो जैसे कि हमने अल्फाबेटिकल सीक्वेंस पे बात किया था, ऑल कंट्रीब्यूटेड इक्वली,
तो वहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे भी रख सकते हो, स्टेटमेंट आप डिक्लेरेशन पे डाल सकते हो, और बिलो द ऑथर नेम की ईच ऑथर हैज कंट्रीब्यूटेड इक्वल टू द वर्क, वो भी आप किया जा सकता है. एंड इन पास्ट समवेयर दे टॉक्ड अबाउट कि ज़्यादा ऑथर नहीं होना चाहिए, बट अगेन इट ओंट मैटर एंड कि कितना ऑथर है एक्चुअली, बट ये मैटर करता है कि जितने भी ऑथर हैं उनमें आपस में ये समझ होना चाहिए कि वो एक क्या बोलते हैं, सबका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और सबका कंसेंट होना चाहिए उस पर्टिकुलर वर्क में कि ये सीक्वेंस में सब रहेंगे, और इफ दे इक्वली कंट्रीब्यूटेड तो जो भी है among them there should be some understanding, and then you can give the author n number of author. Because I will take one example जहाँ पे कि ये यहाँ पे you see about 5154 ऑथर है. ये एक पेपर था, फिजिक्स रिलेटेड एक पेपर है जहाँ पे कि 2015 में वो पब्लिश हुआ था. 5154 authors are there. So that is possible, in many cases you might have seen 30-40 author as well. So एक का नाम रहेगा, सबका आप सोचोगे कि टाइटल के नीचे नाम कैसे आएगा. That is there, that I have kept, that I have seen below the reference all the author detail. First author का नाम था ETL करके, बाकी सब author का नाम रेफरेंस के नीचे जैसे अपेंडिक्स सेक्शन में होता है वैसे है वो पेपर पे. तो that is there. Again ऑथर कंट्रीब्यूशन के बारे में अगर बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट वगैरह भी मैंडेटरी है बहुत जगह पे, तो ईच ऑथर का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहता है. जैसे कि दिस पेपर सिग्निफाइज बिलो द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, जहाँ पे कि कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, कंसेप्चुअलाइजेशन कौन कौन किए हैं, डेटा क्यूरेशन कौन किया है, फॉर्मल एनालिसिस कौन किया है, प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कौन किया है, सुपरविजन कौन किया है, वैलिडेशन क्या कौन किया है. तो उस हिसाब से भी आप लिख सकते हो. तो ये आपका जो कंक्लूजन रहता है डिक्लेरेशन सेक्शन पे, ये सब ऑथर कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. फंडिंग, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू, बोर्ड चाहिए नहीं चाहिए, एथिकल क्लियरेंस वगैरह रहता है वहाँ पे. एंड इवन एक्नॉलेजमेंट सेक्शन पे अगर कहीं पे फंडेड है तो वो भी आप एक्नॉलेज कर सकते हो. कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह आपको डिक्लेयर करना है, नहीं होना बेटर है, अगर है तो फिर आपको रिजॉल्व करके ही प्रोसीड करना होता है. तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, वो सब डिक्लेयर आपको करना होता है. सो दिस इज व्हाट एज ए रेफरेंस आप स्कूपर्स के और वेब ऑफ साइंस को लेके चलो, सो दैट यू विल हैव आइडिया, फर्स्ट लास्ट कॉरस्पॉन्डिंग, बाकी सब को ऑथर पे वो काउंट हो कि यहाँ पे परसेंटेज जनरेट हो रहा है. एंड फर्स्ट ऑथर और सिंगल ऑथर पे अगर आपका पेपर है तो उसका वेटेज भी ज़्यादा रहता है. तो दिस इज व्हाट आई थॉट ऑफ शेयरिंग टुडे. डू लेट मी नो ये आपको कैसा लगा, एंड अगर और भी कुछ डाउट है प्लीज कमेंट सो दैट वी विल वर्क ऑन इट. इफ नॉट इन दिस वीडियो, अगर यहाँ पे फुलफिल नहीं हुआ है तो विल मेक अनदर वीडियो ऑन इट. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and stay connected. Do let me know whatever doubt you have in regard to research, publication or ethics. We'll see and we'll get back to you. Thank you for watching this video. Thank you.